नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़े पिता की दो रोटियां। बहू को पड़ी भारी। हर रोज की तरह रामलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे, बताइए। रामलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए रामलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए दो रोटियां बना दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो रोटी बनाई थी उनमें से दो रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन रामलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी और इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। ये बात बहू को पता होते भी क्यों पूछ रही है। फिर भी हिम्मत करते हुए रामलाल जी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए दो ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी, अब दो रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। पता नहीं इनसे कब छुटकारा मिलेगा। इनको कितनी बार बोला है कि इनका कोई बंदोबस्त करो, पर ये हैं कि हमेशा टाल जाते हैं। अब बहुत हुआ, आज तो इसका फैसला होना होना ही चाहिए। बहू के बोल रामलाल जी के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ दो रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितना जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था, क्योंकि कोई फायदा नहीं था। उल्टा बहू 4 बातें और सुना देगी। इससे तो बेहतर है कि अपना गुस्सा खुद ही पी जाओ। रामलाल जी खुद को समझाते हुए बोले। रामलाल जी को अपनी पत्नी सुमन जी की बहुत याद आई। सुमन के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सुमन जी के जाते ही उनकी हालत तो बदतर हो गई। न टाइम पे खाना, न चाय, यहाँ तक कि 2 मीठे बोल भी बेटे बहू के मुख से सुनने को तरस जाते थे रामलाल जी। रामलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। तब वो बहू से बोले, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। आखिर में खुद का ही मन मार लिया रामलाल जी ने। लेकिन बहू को तो जैसे मन की कोई मुराद ही पूरी हो गई हो। वह खुशी से अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? रामलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। रामलाल जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपये पड़े हैं। फिर भी मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आखिर उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास अपनी औलाद के सिवा कोई और विरासत नहीं होती है। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद
तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी एक कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। सुमन जी को याद करके रामलाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। सुमन जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा और उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी सुमन जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि सुमन उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। उनकी जीवन साथी उनके भगवान से मांगी कोई मुराद से कम नहीं थी। लाखों पुण्य कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, वो सुमन जी के रूप में रामलाल जी के हिस्से में आई थी। जब तक वह पास थी, उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। उनके जाते ही जैसे वीरान हो गई हो। अक्सर उनकी फोटो देखकर अपनी छाती से लगाकर रामलाल जी रो दिया करते हैं। शायद इससे उनका मन हल्का हो जाता था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह सुमन जी की मन की इच्छाएं पूरी न कर सके। उन्हें केदारनाथ जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। अब जाके रामलाल जी सोचते हैं कि काश वो सुमन जी की ये इच्छा पूरी कर पाते, तो उनको यह अफसोस तो ना रहता। रामलाल जी ने देखा कि उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनको गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें रामलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। रामलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर रामलाल जी घुट-घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची, ना अदरक। रामलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धोकर रखा पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपलें जैसे मुस्का रही हों। उन्हें याद आया कि सुमन हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को, ना ही भगवान को, ना ही किसी मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सुमन अपने साथ ले गई थी। रामलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, सुमन, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रामलाल जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने रामलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। रामलाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा थी ही नहीं, इसलिए टीवी चालू कर ली। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। रामलाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था सुमन जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं रामलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। सुमन जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनको श्वास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर वह बैठे। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। रामलाल जी ने देखा कि 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सुमन जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर सुमन जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ रामलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्ला कर बोले, सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही रामलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। बहू बेटे से वो इज्जत, वो प्यार का ना मिलना उन्हें आज इतनी दूर ले जाने पर मजबूर हुआ। औलाद क्यों नहीं समझ पाती कि माता पिता में से किसी के भी चले जाने से वो कितने अकेले पड़ जाते हैं। बुढ़ापा इसी चीज़ की है कि जहाँ पर अपने साथी के ना होने पर इनकी सारी उम्मीदें उनके बेटे बहू और उनके बच्चों से होती है। वो कुछ नहीं मांगते, जब तक वह जिंदगी जी पाते तब तक वो जिम्मेदारी के बोझ में दबे रहते हैं, जिसके चलते अपनी सारी इच्छाएं मार देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे चलकर बेटा बहू हमें सहारा देंगे। लेकिन अफसोस, बेटे बहू उन्हें बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं की। और तो और कई औलाद तो ऐसी होती है कि वो उनको अपने घर में तक नहीं रखते, सीधा वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लानत है ऐसी औलादों पर। जीते जी नरक भरी जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले औलादों से तो औलाद का ना होना बेहतर है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही कहानी के लिए आप
मेरे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।